चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th हिस्ट्री की इतिहास चैप्टर फर्स्ट होने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट का जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। तो चलिए सबसे पहले इसका जो पॉइंट है राष्ट्रवाद क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए कहता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सांस्कृतिक सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपने देश के प्रति भावना और लगाव रखने वाले को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे देखिए कि राष्ट्र क्या है। तो हम लोग राष्ट्र क्या है इसको समझ लेते हैं। राष्ट्र क्या है तो कहता है प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक अंसर्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र एक लंबे प्रयासों त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद। तो देखिए फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या है। कहते राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से इसका उन्नत रूप प्रकट हुआ। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास मुख्यतः फ्रांस की राज्य क्रांति से हुआ। तो ये था हम लोगों का फ्रांस में राष्ट्रवाद। चलिए आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति कहता है फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है ना। फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि मध्यम वर्ग के लोग फ्रांस के राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उस समय सभी लेखक, विचारक, दार्शनिक तथा सभी नेता मध्यम वर्ग के थे। इसी वर्ग ने क्रांति का नेतृत्व किया। 1789 ईस्वी से 1815 तक शासन पर मध्यम वर्ग के लोगों का अधिकार रहा। तो यह था हम लोगों का फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांस में जो क्रांति का कारण था वो मध्यम वर्ग के लोगों को राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट का कारण थे। सभी मतलब जो देखिए कि फ्रांस में जितना भी लोग थे 3 स्टेट में बटा था, 3 वर्ग में बटा था, है ना। जिसको बोलते हैं देखिए प्रथम वर्ग बोलते हैं, प्रथम स्टेट में बटा था। मतलब फ्रांस के लोग 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम एगो द्वितीय स्टेट हो गया, और फिर था ये तृतीय स्टेट। तो ये तृतीय स्टेट में ही क्या था कि ये साधारण वर्ग आते थे। तो तृतीय स्टेट का लोग क्या थे कि मतलब फ्रांस के राजनीतिक व्यवस्था से खुश नहीं थे, और इसी तृतीय स्टेट में ही मतलब मुख्य आदमी रहते थे, लेखक, विचारक, दार्शनिक, और उसी समय इस सब ने मिल करके क्या किया कि फ्रांस की क्रांति 1789 में इसमें मध्यम लोग का अधिकार रहा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे यही है नेपोलियन बोनापार्ट, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए कहता है नेपोलियन ने 1789 ईस्वी में प्रथम कौंसल का पद संभाला और तब से लेकर 1815 तक यूरोपीय राजनीति पर छाया रहा, है ना। तो ये था नेपोलियन का जन्म पढ़ लेते हैं और नेपोलियन का शिक्षा पढ़ लेते हैं। तो देखिए कहता नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप में हुआ था। सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसकी नियुक्ति एक साधारण सैनिक के रूप में हुई, परंतु अपनी योग्यता के बल पर वो आगे बढ़ा और एक दिन 1804 में फ्रांस के राजगद्दी पर जा बैठा। उसने कई सुधार फ्रांस में किए। नेपोलियन ने फ्रांस को चुस्त बनाने के उद्देश्य से प्रांतों तथा जिलों को फिर से संगठित किया। नेपोलियन ने सभी तरह के बिखरे कानून को संग्रहित कर एक कोड की रचना किया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए कहता है 1880 ईस्वी में फ्रांस में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नेपोलियन ने कई कदम उठाए। उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। 1840 में नेपोलियन को सम्राट की उपाधि प्राप्त हुआ। कहता संपूर्ण यूरोप पर अपना शासन कायम करने की बात सोचने लगा। नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य, सिसिलियन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। इस तरह उसने इटली एवं जर्मनी के भावी एकीकरण की नींव तैयार कर दी।
पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना जागृत करने के लिए वर्सा की ग्रैंड डची की स्थापना की। कदा 1813 ईस्वी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर नेपोलियन को हराया तथा उसे बंदी बनाकर एल्बा नामक द्वीप में रखा, परंतु मौका पाते ही नेपोलियन वहां से भागकर फ्रांस चला गया। 1815 में वाटरलू में उसके शत्रुओं ने फिर उसे शिकस्त दिया तथा उसे पकड़कर सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया, जहां पर 6 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद फ्रांस की राजगद्दी फिर वहां के पुराने राजवंश को मिल गई। तो ये था हम लोगों का नेपोलियन बोनापार्ट का जीवनी, जो कि इसके बारे में हम लोग जाने। तो चलिए अगला देखते हैं, वीना कांग्रेस सम्मेलन। तो देखिए यहाँ पे वीना कांग्रेस सम्मेलन, ये देखिए यहाँ पे वीना कांग्रेस सम्मेलन हो रहा है ना। तो यही है वीना कांग्रेस सम्मेलन, जिसमें कि मेटरनिक भी यहाँ पे शामिल है। तो चलिए देखिए, वीना कांग्रेस का था नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप के विजय राष्ट्रीय ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में 1815 में एकत्रित हुए। इसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की पहल पर वीना में कांग्रेस सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में ब्रिटेश, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेटरनिक ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना थी, और मेटरनिक के कहने पर ही वीना में क्या हुआ कि एक बैठक मतलब सम्मेलन बुलाया गया, और उसमें जो भाग लिया, सम्मेलन में जो भाग लिया, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया। चलिए देखते हैं मेटरनिक व्यवस्था क्या है। तो ये देख रहे हैं कि ये मेटरनिक है ना। तो चलिए देखिए मेटरनिक व्यवस्था क्या है। तो हम लोग जानते हैं मेटरनिक व्यवस्था के बारे में। कहता है कि वीना सम्मेलन के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई। उसका मूल मंत्र था, बिना परिवर्तन किए शासन करो। मतलब मेटरनिक का जो था मूल मंत्र था, बिना परिवर्तन के ही शासन करना था, ये इसका मूल मंत्र था। अब इसके बाद देखिए, कभी कभी आप लोगों को इसमें मिलेगा चांसलर। तो चांसलर माने क्या होता है, चांसलर मिलेगा, सम्राट मिलेगा, और इस तरह की ये क्या मिलेगा, इसका ये शब्द सब इतिहास में देखने को मिलेगा। तो चांसलर बोलिए, सम्राट बोलिए, जार बोलिए, ये सब एक ही भाषा, एक ही शब्द होता है, राजा के लिए होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो चलिए, इतना वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसका अगले एपिसोड में।